Good morning, students. Myself Rohit Jangra and I am working as a PGT Geography in सूरज स्कूल रेवाड़ी। और कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी चीज़ जो हैं या कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस प्रोवाइड करवाए वैगनर ने जिससे उसने ये कहा कि जो कॉन्टिनेंट हैं वो कभी पास्ट के अंदर आपस में एक दूसरे से मिले रहे होंगे और उसके बाद कैसे इनके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद आज हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस वैगनर ने मानी या कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस उसने बताई जो रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं या रिस्पॉन्सिबल रही अकॉर्डिंग टू हिम आपके कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट के लिए। तो पहला है, वैगनर सजेस्ट दैट द मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वाज कॉज्ड बाय, फर्स्ट वन था पोलर फ्लीइंग फोर्स और सेकंड वन है टाइडल फोर्स। इसके अलावा कुछ और फोर्सेस भी हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट के लिए। पहला है आपका बॉटम लिथोस्फीयर ट्रैक्शंस बाय कन्वेंशनल करंट। ठीक है, कि कन्वेंशनल करंट जो अर्थ के इंटीरियर के अंदर मूवमेंट करती हैं उनकी वजह से नीचे की जो लेयर है जिसके अंदर मूवमेंट होता है और वही मूवमेंट जो है बाद में आपकी ऊपर वाली जो ट्रम है या ऊपर वाली जो लेयर है उसके मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद है ट्रेंच पुल कवर्ड अर्लियर, ये पहले भी हम देख सकते हैं, पहले भी हम मतलब देख चुके हैं, बात कर चुके हैं। ट्रेंच पुल, ट्रेंच यानी कोई भी आपकी जो गहराई है ओशन के अंदर हो या फिर किसी भी जगह के अंदर, वो ग्रेविटेशनल फोर्स में उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। उसके बाद है रिज पुश, ये मिड अटलांटिक ओशन रिज जो है उसका एग्जांपल लिया गया है यहाँ से। उसके बारे में कहा गया है कि कैसे वहाँ से बाहर की तरफ जो चीज़ें निकलती हैं, ठीक है, कि बाहर की तरफ जो मैग्मा निकलता है वो बाहर निकलते समय इन प्लेट्स को एक दूसरे से अपोजिट क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है ट्रेंच शक, यहाँ पे अपनी तरफ खींचने की बात की जा रही है। उसके बाद है ग्लोबल एक्सपेंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ग्लोबल एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्सेस, मेम्ब्रेन फोर्सेस और स्पिनिंग एलिप्सॉइड वेरिएंट्स ऑफ पोलर फिलिंग फोर्सेस। ठीक है, ये कुछ और फोर्सेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल रही बेसिकली आपकी अर्थ के मूवमेंट की वजह के लिए। ठीक है, उसके बाद पहली बात करते हैं हम टाइडल फोर्स। जैसे कि इस फिगर के अंदर आपके पास दिखाया गया है, ये फिगर आपको दिखाया गया है जिसके तरह में किस तरह से आपकी अर्थ की रोटेशन है और उसकी अर्थ की रोटेशन के अंदर ये जो येलो दिखा गया है ये है आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ब्लू जो है वो है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द मून और उसके बाद है टाइडल प्रोड्यूसिंग फोर्स। ठीक है, तो इस फिगर के अंदर अगर आप देखो तो क्या है, टाइडल फोर्स, वैगनर सजेस्ट दैट दीज फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। बट जो इसके पीछे लॉजिक था वो ये था कि मोस्ट ऑफ द स्कॉलर कंसिडर्ड दैट दीज फोर्सेज आर नॉट सफिशिएंट टू द मूव द प्लेट्स। ठीक है, मतलब ये बात जो वैगनर ने कही थी कि टाइडल फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, इसको लगभग हर जोग्राफर ने नकार दिया था और उन्होंने कहा था कि आपकी इस तरह से अगर ऐसा होता कि मून की जो फोर्स है या टाइडल जो फोर्स है वही अगर रिस्पॉन्सिबल हो जाती कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट के लिए, तो एक टाइम तो ऐसा आ जाता है कि ये अर्थ की जो रोटेशन है उसको स्टॉप कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ कन्वेंशनल करंट। देखिए कन्वेंशनल करंट के आपके पास दो फिगर दिखा रखे हैं, एक ये है और कोर और मेंटल पार्ट के अंदर किस तरह से आपकी जो है कन्वेंशनल करंट है वो मूव करती हुई आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद इस नीचे वाले इस फिगर के अंदर भी वही आपकी दिखा रखी है कि कैसे आपकी कन्वेंशनल करंट है जो हीटिंग की वजह से जो रेडिएशन ऊपर की तरफ चलती हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद है कन्वेंशनल करंट थ्योरी, इट वाज प्रपोज्ड बाय आर्थर होम्स इन 1930। एक नंबर का क्वेश्चन है कि जो आपके कौन ये थ्योरी जो थी कन्वेंशनल करंट थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर करंट्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इनसाइड द अर्थ, दीज करंट्स आर फाउंड एंटायर मेंटल पोर्शन, पूरे मेंटल पोर्शन के अंदर ये पाई जाती हैं। और ड्यू टू द करंट डिफरेंशिएशन, क्योंकि नीचे की तरफ ज़्यादा करंट होता मतलब टेम्परेचर होता है, ऊपर की तरफ कम टेम्परेचर होता है, तो हीट का जो नेचर है वो क्या है कि हायर टू लोअर मूवमेंट, हायर टू लोअर, तो जिस तरफ ज़्यादा हीट होती है वहाँ से लोअर मूवमेंट की तरफ हीट जो है आपकी मूवमेंट करने लगती है। उसके बाद है मैपिंग ओशन फ्लोर्स। ठीक है, देखो एक्सटेंस ऑफ रिज एंड डीप
ट्रेंचेस नियर बाय द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ये जो आपका मैप किया गया, यानी आपकी जो डीप्स थी या डेप्थ थी उसका मैपिंग की गई और पता लगाया गया कि इसकी क्या खासियत है, किस तरह से जो सिस्टम है वो आपके सामने आता है। तो उसमें देखा गया कि एक्सटेंड रीज एंड डीप ट्रेंचेस नियर बाय द कॉन्टिनेंटल मार्जिन, कि जितने भी आपके डीप हैं चाहे आपकी रिज है वो कॉन्टिनेंटल मार्जिन यहाँ पे जहाँ पे आपकी प्लेट ख़त्म हो रही है ना वहाँ पे है। उसके बाद है मिड ओशियनिक रिज इज़ द मोस्ट एक्टिव फॉर वोल्केनिक इरप्शन। मिड ओशियनिक रिज इज़ द मोस्ट एक्टिव फॉर द वोल्केनिक इरप्शन। मिड जो अटलांटिक रिज है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपका वोल्केनिक इरप्शन के लिए। आफ्टर दैट द ओशियन फ्लोर इज़ मच यंगर देन द कॉन्टिनेंट्स। जो कॉन्टिनेंट की एज है उसकी बजाय आपका जो सी फ्लोर है वो काफ़ी यंग है। इट मीन्स जो रॉक्स हैं सी फ्लोर की वो ज़्यादा यंग हैं एज़ कम्पेयर टू आपकी जो कॉन्टिनेंट्स है उसकी। रॉक्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस ऑफ द रिज हैव सिमिलर केमिकल कंपोजिशन एंड एज। जो रॉक है रिज की उसकी सिमिलर जो केमिकल कंपोजिशन है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो लगभग एक जैसा है, ठीक है। उसके बाद है द ओशियन फ्लोर सेगमेंटेड इनटू द थ्री मेजर प्रोविजंस बेस्ड ऑन द डेप्थ एंड कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट है आपका कॉन्टिनेंटल मार्जिन, दूसरा है फ्रंट ट्रांजिशन जोन बिटवीन द कॉन्टिनेंटल शोर एंड कॉन्टिनेंटल सी प्लेन्स। After that, they include continental slope, self-continental rise and deep oceanic abyssal plain। ये है आपका continental margin के अंदर ये सारा सिस्टम दोनों आती हैं। उसके बाद है extensive plains found between the continental margin and mid oceanic ridge। continental sediments get डिपॉजिटेड, ठीक है। ये आप पूरा आपका जो फिगर दिखा रखा है कि किस तरह से ओशियन ट्रेंच से लेके रिज से लेके और आपका रिफ्ट तक और ओशियन तक और मिड ओशियनिक वेव्स तक, यहाँ तक सारा आपका सिस्टम दिखा रखा है कि कैसे ये अलग अलग पोर्शन के अंदर कवर्ड होते हैं। उसके बाद ये है आपका माउंटेन से लेके और कैसे आप ओशियनिक डेप्थ के अंदर जाते हो, और आप कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, सब मरीन कैनियन है, सी माउट्स है, और कैसे आपका कॉन्टिनेंटल राइज हो रहा है, यानी जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग होने की वजह से कैसे धीरे धीरे आपका कॉन्टिनेंट्स जो है वो ऊपर की तरफ कॉन्टिनेंटल जो राइज है यानी उसकी जो लेयर है वो ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। उसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनस एंड अर्थक्वेक्स। देखो कुछ स्पेसिफिक जोन हैं अर्थक्वेक के और वोल्केनो के, हर जगह पे इक्वल टाइप ऑफ वोल्केनो और इक्वल टाइप ऑफ अर्थक्वेक आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है बेटा कि ऑल वोल्केनोज आर अर्थक्वेक्स आर पैरेलल टू द कोस्ट। जितनी भी कोस्ट हैं, जितने भी मार्जिन हैं, उनके पैरेलल में आपको सारे के सारे जो है ना वोल्केनोज और अर्थक्वेक जो है वो मिलते हैं। उसके बाद है दिस लाइन ऑल्सो कंसिडर्ड विद मिड अटलांटिक रिज। दिस लाइन ऑल्सो कंसिडर्ड विद मिड अटलांटिक रिज। ये जो लाइन है ये कंसीडर की जाती है मिड अटलांटिक रिज के रूप में, ठीक है, मिड अटलांटिक रिज के साथ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके वोल्केनो और अर्थक्वेक होते हैं। उसके बाद है एल्पाइन हिमालयन सिस्टम अराउंड द पैसिफिक ओशन, इट इज़ कॉल्ड रिज ऑफ फायर या मिड ओशनिक रिज, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। इसको रिंग ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक पूरी रिंग बनती है, जिससे क्या होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है। उसके बाद है इंटरकनेक्टेड माउंटेन सिस्टम विद द ओशन। इंटरकनेक्टेड माउंटेन सिस्टम विद ओशन, लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन द ओशन फ्लोर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम एट द क्रस्ट एंड इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटीज़ फाउंड, ठीक है। ये है इंटरकनेक्ट माउंटेन सिस्टम विद द ओशन। ओशन के साथ जो है आपकी माउंटेन सिस्टम जो है वो इंटरकनेक्ट है। लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन द ओशन फ्लोर, और सबसे जब लंबी जो चेन है माउंटेन्स की वो ओशन फ्लोर के अंदर है जो मिड अटलांटिक रिज है। उसके बाद है कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम इन द क्रस्ट। सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम जो रिफ्ट वैली जो आपकी क्रिएट होती है, जो रिफ्ट सिस्टम है वो आपका ओशनिक रिज के अंदर भी मिलता है, ठीक है, और उसके फ्लोर के अंदर भी मिलता है। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये कंसेप्ट ऑफ जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है ये हम अगली वीडियो में करेंगे बेटा, और तब तक के लिए थैंक यू।